पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, बीती रात को जो हुआ वह हमने जाना, आपने जाना, पूरे देश ने जाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जबकि कल दिन में दोपहर बाद तक वह सक्रिय थे और आगे भी उनका कार्यक्रम लगा था। तो स्वास्थ्य कारण ऐसे मौकों पर कैसे बन जाते हैं, ये हमें और आपको पता है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण है, भाजपा का संकट है, भाजपा का घमासान है। तो संकट और घमासान भाजपा व्यापक परिदृश्य है। यदि चर्चा हमें बिहार पर केंद्रित रखनी है, तो जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया, यह बात बिहार में चल पड़ी कि क्या नीतीश कुमार के लिए जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी है? क्या नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे बचे हुए कार्यकाल के लिए? तो यदि नीतीश कुमार यदि उपराष्ट्रपति हो रहे हैं, तो फिर बिहार में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि अब तक बार बार यह कहते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि चुनाव का नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस मामले में अमित शाह की टिप्पणी रही है कि चुनाव के बाद फैसला होगा। तो वह संशय बरकरार है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन कारणों से और जिन वजहों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, कागज पर लिखा गया स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, इस कारण वह पद त्याग रहे हैं। तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है, उपराष्ट्रपति के पास दायित्व कौन कौन सा रहता है, तो इन सब बातों का ख्याल, और क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से बिहार की कुर्सी छोड़ देंगे? वह नीतीश कुमार जो 2025-2030 का एजेंडा सेट करने में लगे हैं और वह स्वयं को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। और देखिए कैसे इसका संदेशा पहुंचाया जा रहा है। सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी ओर से लोगों के पास मैसेजेस जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। लेकिन एक बात मुझे और याद आती है जो कई मौकों पर आपने कही है कि दिल्ली की एक बैठक में अमित शाह ने इस बात का संकेत दिया था कि जब कभी बिहार में किसी नए नेतृत्व को चिन्हित किया जाएगा, चयन किया जाएगा, तो नीतीश कुमार की मर्जी चलेगी। मतलब नीतीश कुमार की इच्छा से ही सब कुछ संपन्न होगा। तो नीतीश कुमार अपनी इच्छा कब व्यक्त करेंगे? नीतीश कुमार क्या कुर्सी छोड़ देंगे? नीतीश कुमार क्या निशांत कुमार को आगे ले आएंगे? क्योंकि चिराग पासवान के जो सुर हैं, और फिर उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी कि उपेंद्र कुशवाहा का इतना बड़ा बयान सामान्य बयान नहीं है और इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बातें हैं जो छुपी हुई है। तो कल रात से ही, हालांकि हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव से और तजुर्बे से कहा, आपसे भी बात हुई थी कि जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की संभावना कम दिखती है। लेकिन हम उपराष्ट्रपति के दायित्वों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और नीतीश कुमार की स्थितियों और परिस्थितियों, बिहार के चुनाव को देखते हुए इस मामले में स्पष्ट विश्लेषण आपसे चाहते हैं। फिर आगे हम लोग टिप्पणी करेंगे कि नीतीश कुमार के करीबी जो हैं वह बाबू से नेता बनने के लिए क्यों आतुर रहते हैं। तो पहली टिप्पणी, जगदीप धनखड़ के बाद क्या नीतीश कुमार सच में उपराष्ट्रपति हो सकते हैं? बिहार को नया मुख्यमंत्री चुनाव के पहले ही मिल सकता है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, अपने निजी हैंडल पर जो लिख दिया है वो एक तरह से मान लीजिए कि वो अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है, वो नहीं बदलेगा। वो आपने लिखा है कि ये फालतू की चर्चा है, ऐसा नहीं होना। जी। और इसके आपने दोनों सवाल में ही, आपके दोनों मतलब सवाल में ही इसका उत्तर खोजना होगा। आपने कहा कि जो जिम्मेदारी होती है उपराष्ट्रपति की, तो उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हम लोग नीतीश कुमार को किस रूप में देखते हैं, और दूसरा क्या वो बिहार छोड़ करके जाने को तैयार हैं, वो भी चुनाव से 4 महीने पहले। ये दोनों सवाल बहुत अहम है।
पहले एक तो हमारी अपनी इच्छा होती है, बिहार का व्यक्ति होने, बिहारी होने के नाते हमारी इच्छा होती कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते, राष्ट्रपति बनते। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, कोई बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बने। ज्ञानेश्वर जी, आज तक कोई नहीं बना है, और राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई नहीं बना। तो हम लोग चाहते और नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं कि वो बने। किसी भी नेता के लिए इससे ज्यादा सम्मानजनक विदाई नहीं हो सकती है ज्ञानेश्वर जी, अगर वो देश का उपराष्ट्रपति बनता है या राष्ट्रपति बनता है। और हम लोग तो बार बार कहते थे, उनकी ही पार्टी के नेता भी कहते थे, सुशील मोदी भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार ये मटेरियल है। लेकिन पिछले एक साल से स्थितियां परिस्थितियां बदली हुई है, और जिस तरीके से बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई पिछले 2 दिनों में, जो वोटर गहन पुनरीक्षण का अभियान चला रहा है निर्वाचन आयोग, उसके कारण विधानसभा के भीतर इतना हंगामा मचा कि नीतीश कुमार को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसलिए हम यह भी परख नहीं पा रहे हैं कि वह कितना बोलते हैं और कितना विधानसभा को फेस करने की स्थिति में है। बिल्कुल, तो ये जो हम लोग वही, अगर उनकी बड़ी सम्मानजनक विदाई होती, जितनी लंबी पारी उन्होंने खेली है भारत सरकार के मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, कि वो देश के प्रथम या द्वितीय नागरिक होकर के और विराम लेते अपनी राजनीति से। लेकिन वो अभी संभव नहीं लग रहा है। उसका पहला कारण तो यही है कि उपराष्ट्रपति वैसे तो बड़ा सेरेमोनियल पोस्ट है, उसमें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति का पद है वैसे उपराष्ट्रपति का पद है, लेकिन उसमें राज्यसभा के सभापति के नाते उपराष्ट्रपति की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा का संचालन उसको करना होता है। भले कम करे ज्यादा करे, उपसभापति भी देखते हैं, एक पैनल होता है, वो लोग भी देखते हैं, लेकिन सभापति के नाते उसकी बड़ी जवाबदेही होती है उपराष्ट्रपति की। जैसे कल भी कार्य मंत्रणा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करनी होती है। रोज एजेंडा तय करना होता है कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कैसी चर्चा होगी, कितनी देर चर्चा होगी, कौन कौन बोलेगा। ये तमाम चीजें सरकार के साथ और विपक्ष के साथ मिलकर के तय करना होता है सभापति को, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति के नाते। और जब सेशन चल रहा होता है ज्ञानेश्वर जी, तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है, बहुत तनाव का काम होता है। ये कोई मामूली काम नहीं होता है। और वो भी राज्यसभा में अभी तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं हो सका है। एनडीए बहुमत के बिल्कुल आसपास है, हर बार उसको मैनेज करना होता है राज्यसभा को। और राज्यसभा में तमाम दिग्गज बैठे होते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि तमाम दिग्गज हैं। मतलब जेपी नड्डा सदन के नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उप नेता है। मतलब वहां कोई ऐसा वैसा नेता नहीं है कि आप ऐसे निकल गए कहा के कुछ भी। तो बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, स्ट्रेसफुल काम होता है। और अब नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं है कि राज्यसभा का संचालन कर सकें सुचारू तरीके से ज्ञानेश्वर जी। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति नहीं है कि वो उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकें, जो दबाव होता है उस दबाव को हैंडल कर सकें। और पक्ष विपक्ष के नेताओं को जो हैंडल करने के लिए जिस स्किल की जरूरत होती है, जिस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वो अब नहीं है, अब नहीं रही है उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब पता चला कि वहां एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो जाए, आप आसन पर बैठे हुए हैं और कुछ कह दें, आप कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाए, तो फिर वो पूरी दुनिया की नजर रहती है उस पर। तो एक तो वो उसकी वजह से राज्यसभा के सभापति तुमताम करने लगे। यह भी देखिए रहे कि आजकल तो हर बात में तुमताम करने लगे। यह गुस्सा हो जाते हैं, बार बार तुमताम करने लगते हैं। कई बार विषय से अलग हट के वो कुछ भी बोलने लगते हैं, इशारे करने लगते हैं। तो ये एम्बैरेसिंग हो जाएगी स्थिति। इसलिए भी एक तो उस नाते संभव नहीं लग रहा है। और जो दूसरी बात है ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि नीतीश कुमार अभी बिहार एक तो खुद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और दूसरा एक आत्मघाती कदम हो जाएगा इस समय नीतीश कुमार को हटा करके कोई भी पद देना। बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री तो नहीं बना रहे हैं, उपराष्ट्रपति बना रहे हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार को आप अभी सीन से हटाएंगे, तस्वीर से हटेंगे, परिदृश्य से बिहार के चुनाव के, वैसे ही तेजस्वी यादव के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये एक बड़ी बात हम कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने के लिए आप किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा और वो बिहार की जनता का भरोसा जीत लेगा। अब तो 3 महीने टाइम बचे हैं ना। सितंबर में तो चुनाव की घोषणा होनी है, अक्टूबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसमें इतने कम समय में कितना भी सक्षम व्यक्ति, कितना भी योग्य व्यक्ति आप बैठाएं, तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बिहार के 13 करोड़ लोगों का भरोसा जीत लेगा, और उस तरह से भरोसा जीत लेगा जिस तरह से नीतीश कुमार पर लोग भरोसा करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अभी तमाम अस्वस्थ होने के बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद, ये कहावत है, हम किसी के लिए गधे घोड़े की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाथी बैठा होता है तब भी गधे से ऊंचा रहता है। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार बैठे रहेंगे तब भी बिहार के तमाम नेताओं से बड़ा कद रहेगा उनका। ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे।
तमाम आज नेताओं भी से बड़ा लालू कद यादव का कद, आज भी लालू यादव का कद देखिए ना, लालू बहुत यादव बड़ा के, है, बहुत बड़ा हाँ, है। जितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सभी लोग कहेंगे सामाजिक न्याय के पुरोधा है, उन्होंने जुबान दी, उन्होंने आवाज दी, इस बात को तो सभी स्वीकारते ही है ना। और सब आदमी अपोजिशन के लोग भी स्वीकार करते हैं, मतलब जी उनके बिल्कुल, अपोजिशन के लोग बीजेपी जेडीयू के बिल्कुल। लोग भी कहते हैं। हम्म, और उन पे सामाजिक न्याय करने का है, गरीबों को आवाज देने की बात हो या राजनीति के दाव पेच की बात हो, कोई तो नहीं टिकता है सामाजिक समीकरण बैठाने में, राजनीतिक दाव पेच करने में, किसी के साथ तोड़ फोड़ करने में, कहीं भाषण देने में, ये तमाम बिल्कुल। चीजें लोगों के साथ कनेक्ट करने में, ये तमाम खूबियां कोई 2 दिन 4 दिन में अर्जित नहीं कर सकता है। तो जो देवगौड़ा और लालू राय के यादव, गुजराल, देवगौड़ा और राय के गुजराल कैसे प्रधानमंत्री बने थे, यह तो पटकथा लालू यादव की बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, सब आदमी को पता है कि किस तरह से लालू यादव उस समय डिक्टेट करते थे। समूचा जी, 90s और अपनी 2000 का 2 डेढ़ दशक तक उन्होंने राजनीति को संचालित किया। 2005 से हम्म, 2009 तक भी उन्होंने ही संचालित किया। 2004 से 9 तक उनके हिसाब से हम्म, भारत सरकार काम करती थी। तो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, इनकी जगह लेने के लिए आप रातों रात कोई नेता नहीं तैयार कर सकते हैं। एकदम से बिल्कुल। 3 महीने के लिए कोई नेता किसी को मुख्यमंत्री बना दे तो जरूरी हम्म, नहीं है कि वो फिर नीतीश कुमार की तरह लोगों का भरोसा जीत ले और एनडीए को जीत दिला दे। ये बात बीजेपी को और जेडीयू के तमाम नेताओं को ये बात पता है कि उनके साथ रह, तभी बार बार कहा जाता है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो हम्म, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। इसलिए ये इस चर्चा का, इस जो बातें कही जा रही हैं कि वो दिल्ली चले जाएंगे, उसका कोई आधार इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि बीजेपी को तो पता है ना, उनके तमाम सर्वे के रिपोर्ट्स हैं, तमाम जानकारियां उनके पास है, तमाम ग्राउंड लेवल का फीडबैक है, जो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज देती हैं, जो आरएसएस देता है, जो सर्वे एजेंसीज देती हैं, उन सब में ये है कि नीतीश कुमार ही बफर हैं तेजस्वी यादव को रोकने के लिए, हाँ प्रशांत बिल्कुल किशोर को बिल्कुल। रोकने के लिए, जी प्रशांत किशोर को भी रोकने के लिए। देखिए प्रशांत बिल्कुल। किशोर बार बार क्यों नीतीश कुमार को इतना टारगेट करते हैं, हम्म, क्योंकि उनको पता है कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बहुत मुश्किल है उस बड़े जो एक आकांक्षी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक आदर्शवादी वर्ग है, उस वर्ग को अपने साथ ले आना बहुत मुश्किल है। हम्म, इस बात को प्रशांत किशोर भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार रिप्लेस हो जाएंगे तो तुरंत उनकी जगह बन जाएगी, खाली हो जाएगी और तुरंत जी वो वोट आ जाएगा प्रशांत किशोर के साथ भी। तो प्रशांत हम्म, किशोर का इफेक्ट रोकना हो या तेजस्वी यादव का इफेक्ट रोकना हो, उसके लिए नीतीश कुमार ही बेस्ट बेट है, नीतीश कुमार ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे अच्छे विकल्प है। तो हम्म। अभी चुनाव के बीच में उनको नहीं हटाया जाएगा, चुनाव के पहले तो उनको नहीं ही हटाया जा रहा है, हटाया जा सकता है। और यह भी सच है ना अजीत जी कि देखिए, यदि उन्हें हटाया जाता है या उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा की कही गई वह बात सच हो जाएगी कि देखिए नीतीश कुमार जी, यदि देरी आपने कर दी तो भले आप उपराष्ट्रपति बन जाए, लेकिन आपके दिल्ली जाते ही जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जिसे आपने सींचा और जिसने इतने दिनों तक बिहार में राज किया, वह बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि आगे की पंक्ति में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को संभाल सके। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही हो जाएगी ये बात। जेडीयू के अंदर जो उसके बाद जो भगदड़ मचेगी या जो एक दूसरे के को निपटाने, एक दूसरे से लड़ने, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं रहेगा। वैसे भी नीतीश बिल्कुल। कुमार अभी बैठे हुए हैं तो उतने भर से पार्टी एकजुट बनी हुई है, उन्हीं की हम्म, गोंद है जिससे सारे नेता चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उनके नहीं रहने पर पार्टी की एकजुटता खंडित होगी और पार्टी का पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट जो है, राजनीतिक संभावना भी उसकी कमजोर होगी। बीजेपी में नेता है, बीजेपी जी संभाल लेगी, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, प्रदेश का नेतृत्व भी है और आरएसएस की एक शक्ति भी है जो पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल करती है। जेडीयू के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए एक तो पहला कारण तो स्वास्थ्य का है और राज्यसभा के संचालन की जटिलताएं हैं, जिन जटिलताओं के बीच हम ये नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को वहां बैठाया जाए आसन पर, तो हम्म, वो राज्यसभा का सुचारू संचालन कर सकते हैं। एक बात ये भी और देखिए कि राज्यसभा के उपसभापति भी नीतीश कुमार की पार्टी के ही हैं। बिल्कुल। हरिवंश जी सभापति हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं जेडीयू के। तो ये इस तरह से समूचा सदन जो है, दोनों मतलब एक उच्च सदन, जहां सरकार को इतनी समस्या रहती है, बीजेपी को इतनी समस्या रहती है, वो उच्च सदन आप नहीं सौंप सकते हैं किसी सहयोगी पार्टी के हाथ में कि आप उनका सभापति भी हो गया जेडीयू का, उपसभापति भी जेडीयू का हो गया। जी तो ये उस नाते भी टेक्निकली भी नीतीश कुमार की सेहत के कारण भी और राजनीतिक मजबूरियों के कारण भी ऐसा और लग नीतीश रहा है कुमार कि साहब पलट जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। हाँ, नहीं पता ही कहाँ पता चलेगा, वो तो कभी भी हाँ दिमाग उनको अभी अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में रहे तो कोई दूसरी गोटी सेट कर दी उन्होंने, फिर तो खेल ही बिगड़ सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। उनके साथ ये मतलब ये नहीं होना, और चुनाव के लिए भी जरूरत है, एनडीए को नीतीश कुमार की जरूरत है बिहार में, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव। दूसरी स्थिति परिस्थिति भी देखिए ना कि देखिए, नीतीश कुमार सबसे बड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार पहले इशारों से काम चलता था
और आपने कल खबर सुनी होगी, आपने देखा होगा, लाइव सिटी ने भी खबर चलाई कि एनडीए की बैठक में किस तरीके से अशोक चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा में प्रहलाद यादव को लेकर भिड़ंत हो गई, विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच में। तो पहले किसी की ताकत नहीं होती थी कि नीतीश कुमार के सामने, चाहे वह बीजेपी के नेता हो, चाहे वह जेडीयू के नेता हो या कोई दूसरे नेता हो, कि चू भी कर दें। लेकिन अब तो जिसकी मर्जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह ने पहले, अशोक चौधरी भी क्या करेंगे, ललन सिंह ने पहले कह दिया था सुरगरा जाकर कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रहलाद यादव आरजेडी से चुनाव जीते थे, जब सरकार पलटी तो वह तेजस्वी यादव को धोखा देकर एनडीए में आए और विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार की सरकार बचाने में मदद की। लेकिन ललन सिंह अपने तेवर के कारण जाने जाते हैं, तो उन्होंने कह दिया, और जब उन्होंने कह दिया तो टिकट नहीं मिलना तय है। इसलिए अशोक चौधरी ने कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया और भिड़ंत हो गई। प्रहलाद यादव के पैरोकार माने जाते हैं विजय कुमार सिन्हा, तो नीतीश कुमार के सामने कोई चू बोल देता पहले? कोई नहीं बोल सकता था, इस तरह की बातें तो उठ ही नहीं सकती थी उनके सामने। सब चीजें पहले से उनके तरफ से तय होती थी और सिर्फ वो बोलते थे, सब लोग हामी भरने के लिए होते थे। तो अब इस वजह से ये सब एक एक करके संकेत आ रहे हैं जिनसे लग रहा है कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो राजनीतिक जटिलताओं को ठीक ढंग से हैंडल कर सके। तो वो तो बड़ा जटिल काम है राज्यसभा वाला। और अब उसमें इस बात को अगर छोड़े तो वो मतलब बिहार का ये नीतीश कुमार वाला, तो हम लोग इस कंक्लूजन पर हैं कि ये संभव नहीं लग रहा है कि उनको भेजा जाए। और उसके कारण ये वो इस्तीफा भी जो हुआ है जगदीप धनखड़ का, वो फिर एक बड़ी राजनीति का, एक बड़े घटनाक्रम का एक हिस्सा है। एक बड़ी चेन जो है, श्रृंखला है, उसकी एक कड़ी है ये। इससे एक शुरुआत हुई है जो आगे कई चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। तो वो भी बीजेपी का अपना गेम प्लान है, आरएसएस की योजना है। बीजेपी को अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, संगठन में बदलाव होने हैं, और सबसे बड़ा झंझट, ज्ञानेश्वर जी, कोई माने या नहीं माने, नरेंद्र मोदी हटने नहीं जा रहे हैं, लेकिन 75 साल की उम्र को लेकर के तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल। वो आरएसएस के जो सरसंचालक हैं, उन्होंने कह दिया कि 75 साल की सौर उड़ा दी जाए तो अब आपको रास्ता खाली कर देना चाहिए। ये मोरोपंत पिंगले की किताब के बहाने उन्होंने कहा, अपने ऊपर भी कहा। वो भी 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। तो ये हम तो सितंबर का महीना इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी और संघ प्रमुख का जन्मदिन भी। तो ये तमाम चीजें उस घटनाक्रम से भी जुड़ी हुई हैं और एक चेन पूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में बदलाव होने की चर्चा है। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, वो उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, और ये 3 मुलाकातें हुई। उसके पहले ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की थी। तो एक चेन एक शुरू हुई, एक श्रृंखला शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की भी राजनीति जुड़ी है, इसमें संघ की राजनीति जुड़ी है, 75 साल की उम्र वाली बात जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। तो कई चीजें इसमें जुड़ी हुई है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति को ध्यान में रख के या किसी एक प्रदेश और घमासान देखिए, आज तक भाजपा का नया नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चयन किया जा सका है। मनोज सिन्हा के बारे में कब से चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है, नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम आ जाता है, कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ जाता है, कभी भूपेंद्र यादव का नाम आ जाता है। तो एक फैसला लेने में, देश के फैसले आप ले लेते हैं, बिहार का फैसला भी आप कर लेंगे। आप मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, गया को तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, न्यू जलपाईगुड़ी को, गया जी को गुरुग्राम बनाएंगे। हाँ, गया जी को गुरुग्राम बना देंगे, जलपाईगुड़ी को जयपुर बना देंगे और संथाल परगना को सूरत बना देंगे। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपकी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी मानी जाती है सदस्यता के हिसाब से, उसका अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, वो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, नड्डा जी का जो कार्यकाल है, जेपी नड्डा का, वो खत्म हो गया 2023 के जनवरी में। वो 2020 की जनवरी में अध्यक्ष बने थे। 2019 में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन तक और रहे, कुछ राज्यों के चुनाव थे। 2023 की जनवरी में जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष बने। उनका 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म होने के बाद 2.5 साल से वो अध्यक्ष हैं। 2.5 साल से देश की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकाल तदर्थ व्यवस्था में चल रहा है, एडहॉक व्यवस्था में चल रहा है। बिल्कुल बताइए, आज तक मतलब 3-3 साल के 2 कार्यकाल पूरे हो जाते हैं उनकी जनवरी में, और अभी तक आप 2.5 साल से आप अध्यक्ष नहीं चुन पाए। आपने ठीक कहा कि कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, अब बीडी शर्मा, इन सब के नाम आए दिन आते रहते हैं। महिला अध्यक्ष बनेगा तो दलित अध्यक्ष बनेगा तो पिछड़ा अगड़ा, ये सब चीजें चल रही हैं। तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
कि ये एक शुरुआत है, एक बड़ी श्रृंखला की पहली कड़ी है। इसके बाद बहुत सारी चीजें होनी है। देखिए, हम जो कह रहे थे 75 साल वाली बात, अचानक आप देखिए कितने संन्यास की बातें होने लगी। भाई संघ प्रमुख ने कहा कि संन्यास ले लेना चाहिए, 100 ओढ़ा दी जाए 75 साल की। तो फिर अमित शाह ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे, रिटायर होंगे तो वेद और उपनिषद पढ़ेंगे और खेती करेंगे, बागवानी करेंगे। उन्होंने ये बात कही। तो आप खेती बागवानी करें, वेद उपनिषद पढ़ें, इसके लिए तो मतलब है कि आप समय रहते और स्वस्थ रहते रिटायर हो राजनीति से। बिल्कुल। तो ये बात आमतौर पर तो भारत में कोई नेता ऐसा कहता नहीं। आमतौर पर तो नेता के लिए कहा, नेता की इच्छा तो होती है कि हम कुर्सी पर ही प्राण निकले हमारे, हम जिस कुर्सी पर बैठे उसी पर प्राण निकले। कौन रिटायर होना चाहता है? लेकिन उन्होंने भी रिटायरमेंट की बात की, अमित शाह ने। फिर आप देखिए, वो अपने जगदीप धनखड़ साहब रिटायर हो गए, स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने छोड़ दिया। अभी भारत के एक बड़े वकील हैं, दुष्यंत दवे, बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, कहा कि अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये अचानक फिजा में जो है, देश की हवा में अचानक रिटायरमेंट और संन्यास की बातें होने लगी हैं। तो सितंबर आते आते पता नहीं बात खराब हो गई। अजीत जी, मैं भी नॉर्वे को पढ़ रहा था। नॉर्वे में जब आप स्वस्थ होते हैं, इसके बाद भी यदि आपकी उम्र 80 साल हो गई है और आप प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, इसके बाद भी आपको जो डॉक्टरी करने का सर्टिफिकेट मिला है वह कैंसिल हो जाता है और अब आप इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह माना गया है कि आपकी उम्र 80 हो गई है, इसलिए आपकी सेहत, मानसिक सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। और बीजेपी के बारे में क्या कहना, कब कौन किनारा लगा दिया जाएगा? रघुबर दास इस्तीफा याद है ना? क्या क्या बन रहे थे। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री थी। छत्तीसगढ़ का चुनाव आया तो कहा गया कि जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ लीजिए। हाँ, और विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा का चुनाव जीत भी गई और वहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, वहां मंत्री भी नहीं बनी, तो जो केंद्रीय मंत्री था वह एक मामूली विधायक रह गया। ठीक बात है। ऐसा कितने लोगों के साथ हो गया। देखिए, कितने लोग, अभी पिछले ही चुनाव में नरेंद्र तोमर को एडजस्ट किया गया, स्पीकर बना करके रखा गया। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर बना करके वहां छत्तीसगढ़ में रखे गए। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, अभी वहां राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। तो ये बीजेपी में हमेशा ऐसा चलता है, ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये भी इस्तीफा जो है, ये बीजेपी का मामला नहीं है। ये तो भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर थे जगदीप धनखड़ साहब, लेकिन उनका इस्तीफा एक चेन ऑफ उस इवेंट्स की पहली कड़ी है। ये माना जा रहा है कि कई इवेंट्स इसके आगे होने हैं जिनकी ये पहली कड़ी है, और वो इवेंट्स पार्टी से और सबसे जुड़े। हमने यह भी देखा अजीत जी की कांग्रेस वाले भी जो हैं वो जगदीप धनखड़ के प्रति सहानुभूति का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। जयराम रमेश ने तो बहुत कुछ लिख दिया और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो जगदीप धनखड़ को मना ले, क्योंकि जगदीप धनखड़ ऐसे जो पक्ष को भी डांटते थे और विपक्ष को भी डांटते थे। लेकिन ममता बनर्जी का अनुभव भी याद करना होगा, ममता बनर्जी को किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने परेशान किया था। हाँ, तो ये बहुत हैरान करने वाली बात थी जो जयराम रमेश ने इतना लंबा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया में, और उनको कहा कि वो मूल्यों, मर्यादा, इन सब का बड़ा ख्याल रखते थे, और बड़ी उन्होंने तारीफ की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है। इससे भी आपने ड्रॉ किया होगा ये कंक्लूजन की कोई ऐसी राजनीति हुई है, और जिस राजनीति के बाद, बदमजगी के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा है। मतलब सहज रूप से स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा नहीं है। देखिए, ये फिशिंग इन ट्रबल वाटर जो बोलते हैं वो है कि उनको, जयराम रमेश को और कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ जगदीप धनखड़ के संबंध बिगड़े हैं, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये संबंध, इस स्थिति का क्या लाभ उठाया जा सकता है? उन्होंने अपने उस पोस्ट में ये भी लिखा कि देश का जो कृषक समाज है, फार्मिंग कम्युनिटी जो है, वो इससे निराश होगी। तो उनके हितों की बहुत बात करते थे जगदीप धनखड़ साहब। तो ये बात ठीक है, वो अपने किसान का पुत्र बताते थे, और ये एक मकसद भी था उस समय उनको बनाने का। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अभी उनकी कोई उपयोगिता नहीं दिख रही है। कोई उपयोगिता नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई ऐसा जाट बहुल इलाके में कोई चुनाव नहीं होना है, न राजस्थान में, न उत्तर प्रदेश में, अभी न केंद्र का चुनाव है, न हरियाणा का। तो इसलिए कोई अब उनकी उपयोगिता नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिससे कोई उपयोगिता सधती हो। ये तो राजनीति में बहुत ज्यादा किया जाता है। हालांकि ये बड़ा अनसेरेमोनियस था, और ये भी खबर आई है कि उनको फेयरवेल स्पीच नहीं देना है। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति रिटायर होगा, फेयरवेल स्पीच नहीं देगा। एक सेरेमोनियल रिटायरमेंट होता है, सदन में वो अपना भाषण पढ़ते हैं, सदन के लोग उनको विदाई देते हैं, ये सब चीजें चलती हैं, वो नहीं होंगी सारी चीजें। और प्रधानमंत्री का भी, आप जो प्रधानमंत्री ने जो सोशल मीडिया पोस्ट, एक्स पर पोस्ट डाला है, वो भी इतना क्रिप्टिक है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कई मौके मिले जगदीप धनखड़ साहब को देश की सेवा करने के, हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कई मौके मिले तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देश की सेवा की। बिल्कुल, कई मौके मिले देश की सेवा करने के। तो भाई, देश की सेवा करने के, ये तो आप विदाई दे रहे हैं तो ये तो लिखेंगे ना कि उन्होंने बहुत अच्छे से देश की सेवा की।
ये कुछ नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना लिखा है कि कई मौके मिले देश की सेवा करने के और हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसका मतलब वहां संबंध ठीक नहीं है जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी लुटियंस में बंगला बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? देखिए हामिद अंसारी साहब का बंगला तो अभी बना हुआ है, इनका बंगला तो नहीं छीन जाएगा। नहीं, वो तो रहेगा क्योंकि वो तो नहीं, उसमें प्रोटोकॉल में है कि पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपतियों को बंगला रहता है, टाइपेट का बंगला और एक स्टाफ और सिक्योरिटी, ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन अभी जिस वीपी इनक्लेव में गए थे वो नहीं रहेगा ज्ञानेश्वर जी। वो बड़ा मैसिव बना है, 15 एकड़ में राष्ट्रपति भवन के पास वीपी इनक्लेव बना है, वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव, और प्रधानमंत्री का पीएम इनक्लेव बन रहा है। उसके पहले वीपी इनक्लेव बन के तैयार हो गया जिसमें शिफ्ट कर गए थे जगदीप धनखड़ साहब, वो नहीं रहेगा। उनको अब टाइपेट का बंगला कहीं भी अलॉट होगा तो वो नहीं रहेगा। लेकिन वो अनसेरेमोनियस विदाई है, इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि एक मौका है, इसमें हम कुछ फिशिंग इन ट्रबल वाटर जो होता है वो हम कर सकते हैं। इसलिए वो लोग प्रेम दिखा रहे हैं, नहीं तो उनको क्या प्रेम, वो तो पिछले साल महाभियोग ले आए थे। यही कांग्रेस पार्टी जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ महाभियोग ले आई थी और इस साल भी ले आने की तैयारी थी। बजट सत्र में भी दस्तखत नहीं पूरे हुए, नहीं तो इस बार भी आपको महाभियोग ले आना था। अभी आप कल तक जिनके लिए महाभियोग ले आ रहे थे उनकी तारीफ कर रहे हैं। यही पॉलिटिक्स है, कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है परमानेंट। आज दोस्त है, कल दुश्मन होगा, फिर कल दोस्त होगा। अब कांग्रेस इनको चढ़ा बढ़ा इसलिए भी रही है, एक ये भी कहा जा रहा है ज्ञानेश्वर जी की मतलब सत्यपाल मलिक 2 इज मेकिंग, ये कहा जा रहा है कि अब सत्यपाल मलिक कहीं ऐसा कि सत्यपाल मलिक की तरह ना ये इन्होंने फिर आगे अपना वो रायता फैलाना शुरू करे। हालांकि ये उस तरह से जगदीप धनखड़ साहब नहीं करेंगे, उनकी अलग तरह के वो नेता है। चलिए फिर से बिहार पर लौटते हैं। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है? लेकिन नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जिन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, निशान की बात भी जब आती है तो वह खामोश हो जाते हैं और कहते हैं यह ठीक नहीं। फिर से मुझे लगता है कि वह चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के भरोसे में, अधिक भरोसे में जितने अधिकारी रहते हैं उनको नेतागिरी का चस्का लग जाता है। उन्हें लगता है कि मुझे नेतागिरी करनी चाहिए। आरसीपी सिंह उदाहरण है, आगे देखिए मनीष वर्मा उदाहरण है, अभी दिनेश राय लंबे समय तक उनके साथ रहे, बाद में कई जिलों के डीएम रहे, इसके बाद भी प्रोन्नति पाई, कुछ महीनों की नौकरी बची हुई थी, उन्होंने भी बीआरएस ले लिया और कहा जा रहा है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आज देखिए सुबह सुबह खबर आई कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, थोड़े निराश होंगे, मुख्य सचिव नहीं बन पाए थे, तो एस सिद्धार्थ ने बीआरएस का आवेदन दे दिया है। यह खबर सुबह सुबह चली। देखिए यदि यह खबर गलत होती तो एस सिद्धार्थ जिस मिजाज के व्यक्ति हैं वह तुरंत सभी मीडिया वालों के पास फोन गनगनाने लगते, वह तो मुकदमा भी करा देते हैं। लेकिन अब तक कोई खंडन नहीं आया, वह फोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब यह बात भी सत्य है और यह लोकसभा चुनाव के वक्त से ही इस बात की चर्चा रहती है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक थे। पहले गया से लड़ना चाहते थे जब बिहार में गया सीट लेकर फैसला नहीं हुआ था, और फिर अब यह चर्चा आ रही कि वो नवादा के रजौली में या गया के किसी विधानसभा क्षेत्र में जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुनील कुमार आप देख ही रहे हैं, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री है, आईपीएस है। तो सुनील कुमार खैर लालू यादव के भी करीबी रहे, नीतीश कुमार के करीबी तो बाद में बने। गुप्तेश्वर पांडे भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन बीच में रुक ही गए थे। तो नीतीश के जितने करीबी वाले होते हैं वह चुनाव लड़ने के लिए, परिवार नहीं लेकिन बाबू, क्या बेचैनी होती है। पत्ते अमृत साहब के बारे में भी कुछ चर्चा चलती रहती है, लेकिन अभी तक वह सरकार में बने हुए हैं कि इतनी अकुलाहट क्यों होती है, इतनी लंबी सेवा की, सब कुछ अर्जित किया और अब नेतागिरी, यह क्या बेचैनी है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो सत्ता के जितना नजदीक रहता है और उसकी हनक देखता है, उसकी ताकत देखता है, तो फिर उसके मन में ये भाव जगता है कि हम कर सकते हैं या हमको भी ये करना चाहिए। देखिए असली पावर डेमोक्रेसी में तो नेता के हाथ में रहती है ना, अधिकारी को तो उसके आदेशों का पालन करना है। अगर नीतीश कुमार जैसा नेता हो, लालू यादव जैसा नेता हो, तो फिर एजेंडा डिक्टेट नहीं करता है अधिकारी, फिर अधिकारी को एजेंडे पर अमल करना होता है, उस नेता का एजेंडा चलता है। तो अधिकारी लोग देखते हैं जो जितना नजदीक रहता है, अगर दूर है सत्ता के तो आपने वो ताकत नहीं देखी होती है, वो ग्लैमर नहीं देखा होता है जो पावर के साथ, जो पॉलिटिकल पावर के साथ जो ग्लैमर आता है। आप मुख्यमंत्री के साथ घूम रहे हैं और देखते होंगे कि आप देखिए फूल बरसा रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। आप चीफ सेक्रेटरी नहीं, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाइए, होम सेक्रेटरी हो, तो ये सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा कि लोग आपकी गाड़ी के पीछे भागे, आपके नाम के नारे लगाएं, आपकी गाड़ी पर फूल बरसाए जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इससे जो किक मिलती है, इससे जो एनर्जी आती है, इससे जो एक ऊर्जा मिलती है,
वो फिर वो ड्राइव करती है। असली चीज वही है जो ड्राइव करती है राजनीति की तरफ। आम आदमी को भी ड्राइव करती है, यही उनको भी ड्राइव करती है। वो लोग ज्यादा नजदीक रह के इन चीजों को देखते हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि जो पावर की एक लस्ट होता है, जो हंगर होता है, वो आपको ड्राइव करता है उधर। और दूसरी चीज होती है जो मैंने एक आईएएस को देखा था, बड़े नामचीन आईएएस थे, वह किसी केंद्रीय मंत्री के आप सचिव बन गए, बन ही सकते हैं। तो मैं एक बार साथ में हवाई यात्रा कर रहा था, मंत्री जी बिल्कुल आखिरी में आए और हमने वो आईएएस जिसकी हनक हमने देखी थी, हमने देखा कि वो मंत्री जी का सूटकेस उठाकर ऊपर रख रहे हैं। हाँ, तो वही यही है। तो असली पावर तो उसके पास है, उस पॉलिटिकल लीडर के पास है। मान लीजिए वो नेता हार भी गया तो उसके नाम के जयकारे तभी लगते हैं। बिल्कुल। अधिकारी तो आप रिटायर हो गए, कोई नहीं पूछ रहा है फिर आपको। तो और दूसरी चीज जो होती है, इस जो ड्राइव करने वाली जो फोर्स हो गई, जो हमने लस्ट कहा और हंगर कहा, कि आप पावर की प्रोक्सिमिटी अगर आपकी हो गई, आप क्लोज सर्किल में है मुख्यमंत्री के और राजनीतिक फैसले होते देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने राजनीतिक गठबंधन का फैसला हो रहा है, टिकट का फैसला हो रहा है, तो आपको लगता है कि हम तो टिकट ले ही सकते हैं, हमारी तो इतनी नजदीकी है, हम इतने करीब हैं नेता के, तो हमको तो टिकट मिल ही सकता है। हालांकि इतनी निराशा हुई है गुप्तेश्वर पांडे जैसे व्यक्ति को, या और भी बहुत सारे लोगों को। इसके बावजूद हर नेता को, हर अधिकारी को यह लगता है कि हमारी तो इतनी करीबी है अमुक नेता से, तो हमको तो टिकट मिल ही जाए। अभी हम लोग देख रहे हैं आनंद मिश्रा के साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आए, नहीं हुआ, जनसुराज में गए। तो ऐसे कई लोगों के साथ हमने देखा है, दिल्ली में भी देखा है, देश में भी देखा है कि अधिकारी की बड़ी करीबी है। हरीश पांडे साहब को देखिए, इतने बड़े भारत सरकार के सेक्रेटरी, पेट्रोलियम सचिव, जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी माना जाता है कि वही होता है जिसके बारे में कोई निगेटिव सोच देश के सबसे बड़े घराने की नहीं हो। तो ये वैसा उन आदमी एक बार चुनाव लड़े, फिर उसके बाद नहीं लड़ पाए। तो ये स्थिति जो है ये हर अधिकारी के साथ, लेकिन उस अधिकारी को लगता है कि हम इतने नजदीक हैं कि हमको टिकट तो मिल ही जाएगा। तो एक चाहत जन्मती है, पहले पैदा होती है, और फिर टिकट मिल जाने का भरोसा रहता है। इस भरोसे से फिर आदमी उसमें जाता है। दूसरा क्या करना, 91 बैच के, सिद्धार्थ 91 बैच के अधिकारी हैं, वो देखते होंगे अपने आसपास अपने बाद के बैच के अधिकारियों को। 94 बैच का अधिकारी देखते होंगे, अश्वनी वैष्णव उनसे 3 साल जूनियर आईएएस हैं और भारत सरकार के 3 मंत्रालयों के मंत्री हैं। वो अपराजिता सारंगी को देखते होंगे, उनसे जूनियर आईएएस हैं, भारत सरकार में मतलब लोकसभा की सांसद हैं। वो हरदीप सिंह पुरी को देखते होंगे, आईएफएस हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। वो एस जयशंकर को देखते होंगे, आईएफएस हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। अभी हर्षवर्धन श्रृंगला को देखते होंगे, वो भारत सरकार के अधिकारी हैं और अभी राज्यसभा में मनोनीत हुए। तो वो देखते होंगे देश भर में अपने आसपास। अभी बिहार में देखिए ना, अंजनी बाबू भी एमएलसी हुए, और अगर सब कुछ ठीक रहता तो दीपक बाबू भी कुछ ना कुछ ले ही लेते, एमएलसी हो जाते या राज्यसभा चले जाते। कोई ना कोई उपाय वो भी करते ही अपना कर ही रहे होंगे, हो सकता है। अंजनी बाबू एमएलसी हो गए थे। अंजनी बाबू सलाहकार एमएलसी नहीं हुए थे, हाँ, वो सलाहकार थे, लेकिन उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था उस समय, जब वो सलाहकार के नाते राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। नहीं, आज भी कुछ है ही ना, वो है ही। हाँ, तो वही उस तरह का सत्ता के साथ आपकी जब प्रोक्सिमिटी होती है तो आप कोई ना कोई पद मिल जाता है आपको। तो उसी नाते लोग सोचते हैं कि एमएलए लोकसभा की टिकट मांगते हैं, नहीं होगा तो कुछ और होगा, अगर हो गया तो भी ठीक है। लेकिन जनता के बीच देखिए, सुनील कुमार अपवाद हैं। हमने डीपी ओझा को भी देखा है, जिन्होंने शहाबुद्दीन से लड़ाई लड़ी। हमने आशीष रंजन सिन्हा को भी देखा है, नालंदा में लोकसभा चुनाव लड़ गए थे। हमने केपी रमैया को भी देखा है। बहुत सारे अधिकारियों और पदाधिकारियों को देखा है कि देखिए, आए तो बहुत लाओ लश्कर के साथ। आरके सिंह अपवाद है। आरके सिंह चुनाव भी जीते, सुपौल से आरा आए और चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री बने, फिर हार गए। लेकिन इतनी आसान पगडंडी नहीं होती है। लेकिन अब देखिए सिद्धार्थ, आपने याद दिलाया तो झारखंड के 2 अधिकारी हमको ध्यान आ रहे हैं। 86 बैच के दोनों अधिकारियों ने बीआरएस लिया, अमिताभ चौधरी ने भी बीआरएस लिया और विमल कीर्ति सिंह ने भी बीआरएस लिया, और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई। लेकिन रामेश्वर उरांव और बीडी राम दोनों बन गए। रामेश्वर उरांव, बीडी राम, अजय कुमार, ये सब लोग सफल भी हुए। तो ये चीजें गाइड करती है, ये सब चीजें उनको उस दिशा में ले जाती हैं अधिकारियों। तो चलिए, उस दिशा में ले जाती है। तो एक सामान्य समझ यह बनती है कि नीतीश कुमार अभी उपराष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं और बिहार नहीं छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इतना सस्पेंस क्रिएट किए रहते हैं कि कुछ भी पूर्वानुमान कभी भी गलत साबित हो सकता है। तो देखते रहिए, आगे भी बताते रहेंगे लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।